तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वेक्टर फिजिक्स क्लास 11th का लेक्चर नंबर 9, जिसमें कि होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जाइए जल्दी और कॉपी पेन लेके आइए और पढ़ते रहिए मेरे साथ वेक्टर क्लास 11th फिजिक्स। मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एडुकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोग को अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ पढ़ा है या फिर दोनों पढ़ा है तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच में आप लोग को माइनस करना है, मतलब वेक्टर ए माइनस बी निकालना है, तो एक्चुअली हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना नहीं पड़ता है। अगर दो वेक्टर है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है तो इसी को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस हो रहा है किसके साथ, वेक्टर बी के नेगेटिव के साथ, माइनस बी। ठीक है, बस इतना सा ही करना है। मतलब वेक्टर a माइनस बी एक्चुअली क्या है, वेक्टर a ही है जो कि सम हो रहा है किसके साथ, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b के साथ। तो हम लोगों को सम ही करना है, जैसे कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो कुछ भी नहीं करना है, बस खाली वेक्टर b को हम लोग को नेगेटिव कर देना। अब नेगेटिव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बस शो करता है किसको, डायरेक्शन को। तो हम लोग को बस डायरेक्शन को क्या कर देना होगा, ऑपोजिट कर देना होगा। जो भी बी का डायरेक्शन होगा, जो भी सेकंड वाले वेक्टर का डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन का अगर ऑपोजिट कर देंगे हम लोग तो हम लोग को माइनस ऑफ बी वेक्टर मिल जाएगा। पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, किसका, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि क्या रहेगा, बी, सेम रहेगा। माइनस बी का हम लोग माइनस बी नहीं लिखेंगे, बी ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, उसके अलावा कुछ और शो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करने, या उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं कि एक्चुअली बहुत सारा बुक में आर का फॉर्मूला ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा क्यों लिखता है। चलिए आते हैं उस पर। आप लोग पॉज करके नोट डाउन करते चलिए, मैं साथ साथ मिटाते चलूँगा। तो सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि वेक्टर ए है कोई, जो कि है कुछ इस तरह से 2 न्यूटन ईस्ट के तरफ, और वेक्टर बी है मान लीजिए 2 न्यूटन 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट। तो ये ईस्ट के तरफ कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये बी कैसा बन जाएगा, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। ये ए है, ये बी है। ये सब चीज़ हम लोग को ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है, आप भूले भटके पहली बार इस वीडियो में आ गए हैं, तो जाइए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स का लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का, पूरा वेक्टर का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर जाइए। सब पहले वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 8 तक देख के आइए, लेक्चर न देख के आइए लेक्चर नंबर, फिर इस वीडियो में आइएगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ इस तरह से है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को टेल टू टेल मिला देंगे। कैसे मिलाते हैं, ए वेक्टर ये था उठा के यहाँ पर रख दिए, और बी वेक्टर इसको उठा के इस तरह से रख देंगे, तो ये टेल टू टेल मैच कर गया। तो ये पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर रहा है, सच दैट ये सीम कर रहा है कि किस तरह से कैसा दिख रहा है, एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ऐसे बना लेंगे, हाइपोथेटिकल पैरेललोग्राम, और कुछ इस तरह से हो जाएगा रिजल्टेंट इसका। ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। तो अगर इस दोनों को निकालेंगे हम तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकल जाएगा। पर हम लोग को अगर नेगेटिव मतलब माइनस निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए को जैसा है वैसा रहने देंगे, प्लस बी का नेगेटिव निकाल लेंगे, प्लस बी का नेगेटिव निकालेंगे। तो बी किस तरफ है, इस तरफ है, इसका नेगेटिव क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ए वेक्टर ए क्या है, 2 न्यूटन ईस्ट। अगर मैं कहूँ माइनस ए, फिर कितना होगा, तो हो जाएगा 2 न्यूटन वेस्ट। मतलब ये ऐसा ही है, पर खाली उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। जितना मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड यहाँ भी होगा, पर डायरेक्शन बस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज़ का नेगेटिव निकालने के लिए उतना ही मैग्नीट्यूड का हम लोग एक उल्टा कर लेंगे। जैसे कि ये है, मान लीजिए ये एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी निकालना है, तो ऐसे करके उल्टा करके इधर रख लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे उल्टा रख लेंगे इधर, ऐसे दिख रहा है क्या, देखिए, ठीक है, कुछ ऐसा रख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, मैं बना देता हूँ।
तो ये बन गया वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी ये था, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी कैसा हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया, माइनस ऑफ वेक्टर बी। अभी हम लोग को निकालना है द एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो ये वेक्टर का बात हो रहा है और ये वेक्टर का बात हो रहा है। जब ये और ये वेक्टर का बात हो रहा था तो एंगल थीटा था, जब इसका और इसका बात होगा तो किस थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे डेरिवेशन वो देखते हैं। हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना था कि किसी चीज़ का नेगेटिव वेक्टर कैसे होता है, तो जस्ट उसका उल्टा होता है, बस इतना समझना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार फिर से कि ए 2 न्यूटन ईस्ट था तो कुछ ऐसा बना था, माइनस ऑफ ए 2 न्यूटन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर को शो कर देना है, दैट्स इट। बढ़ते हैं हम लोग डेरिवेशन की ओर कि कैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का डेरिवेशन करना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी अगर हो सके तो, जल्दी से पॉज करके। ओके तो मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये हाइपोथेटिकल पैरेललोग्राम हम लोग बना लिए, पर हम लोग को निकालना क्या है, ए माइनस बी, मतलब ए प्लस माइनस बी निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है कितना होगा, यही करना है। तो बी को क्या करेंगे हम लोग, इसका ऑपोजिट निकालेंगे। अभी तक ये क्या था, थीटा था, जैसे इसका ऑपोजिट करेंगे यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कुछ डॉट डॉट माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब ये पूरा लीनियर लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा। अब हम लोग को काम किस पे करना है, ए पे और माइनस बी पे। तो हम लोग दो वेक्टर इसको मानेंगे और एक इसको मानेंगे, ए को मानेंगे और माइनस बी को मानेंगे। तो इधर पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो इधर हम लोग हाइपोथेटिकल पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं। तो रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। अभी रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यही होता है थीटा। अभी हम लोग का जो टू वेक्टर्स है वो कौन कौन है, पहला वेक्टर ए है मतलब ये वाला, और जो दूसरा वेक्टर है वो माइनस बी है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अभी क्या हो जाएगा, थीटा कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि अभी जो गिवन टू वेक्टर्स है वो कौन कौन सा है, ए है और माइनस बी है। तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे। अच्छा तो अभी पुट करते हैं वैल्यूज़ हम लोग, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस क्या बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ पे जो भी लेते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं। और हम लोगों ने पहले थोड़ा देर पहले ही देखा कि मैग्नीट्यूड माइनस बी का और बी का सेम रहता है, क्या रहता है, बी ही रहेगा। तो बी स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2a, फिर से b का मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। तो b का और माइनस बी का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, b ही होगा, तो b लिख देंगे। पर कॉस थीटा नहीं होगा, क्योंकि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन a एंड b, बट थीटा यहाँ पे a का लेना है और माइनस b के बीच का एंगल को लेना है, जो कि क्या है 180 माइनस थीटा। तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये बन गया हम लोग का सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला, 180 माइनस थीटा। अभी आप लोग देख पा रहे हैं क्या, 180 माइनस थीटा। तो ये बन गया हम लोग का सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला। पर ये तब लगाना है जब आपको यहाँ पे प्लस चाहिए 180 माइनस थीटा करके। पर कोई कोई बुक में क्या लिखता है कि यहाँ पे आर इक्वल्स टू रूट अंडर क्या कर देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। ये आप लोग कहीं साइड में लिख लीजिए, मैथ्स में आएगा ट्रिगोनोमेट्री में कि कॉस 180 माइनस थीटा दिख रहा है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कॉस 180 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा। तो वो माइनस और ये प्लस मिलके बनेगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो आर क्या आ गया फिर से हम लोग का, ये आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस इतना सा था ही इसका डेरिवेशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, कि माइनस क्यों आता है, तो इसके वजह से माइनस नहीं आता है कि b को माइनस बी लिख दिया, नहीं, थीटा को 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो माइनस कॉस थीटा का माइनस यहाँ पे निकल के आता है।
बस इतना था। तो आप लोग जब भी कोई चीज़ को माइनस सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। दैट्स इट, यही था हम लोगों का सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का डेरिवेशन। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे हम लोग इसके बाद। चलिए दोस्तों देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ बॉय रन्स एट v मीटर पर सेकेंड स्पीड। ये स्पीड दिया हुआ है, कितना स्पीड से जा रहा है एक बॉय, दौड़ रहा है कितना स्पीड से, v मीटर पर सेकेंड से, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के तरफ। टेक्स अ शार्प टर्न, शार्प टर्न मतलब अचानक से एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ। जब भी आपको शार्प टर्न दिखे इसका मतलब कितना डिग्री एंगल बना रहा है वो, 90 डिग्री। मतलब अगर ऐसे जा रहा है शार्प टर्न मतलब डायरेक्टली ऐसे, मतलब कुछ एंगल पे नहीं, डायरेक्टली 90 डिग्री के एंगल पे। शार्प टर्न का मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ईस्ट में जा रहा था और उसके बाद शार्पली टर्न हो गया नॉर्थ की तरफ, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। विद द सेम स्पीड v मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड से v मीटर पर सेकेंड के सेम स्पीड पे जा रहा है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला है क्या, कि जो बॉय है जब ईस्ट में जा रहा था तब भी वो v स्पीड से जा रहा था। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। v स्पीड से जा रहा था ईस्ट की तरफ, फिर शार्प टर्न लिया नॉर्थ की तरफ जाने लगा v स्पीड से ही, पर उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। और अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भले सेम हो। मतलब v1 पहले कितना था, v1 पहले था v1 वेक्टर, वेलोसिटी 1 कितना था, v मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, और v2 बाद में चेंज हो गया, v2 वेक्टर चेंज हो गया, पर मैग्नीट्यूड सेम रहा। पहले v1 भी v है मैग्नीट्यूड, v2 का भी मैग्नीट्यूड v है, v मीटर पर सेकेंड, पर डायरेक्शन चेंज हो गया, कितना कहाँ हो गया, नॉर्थ की तरफ। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है वो चेंज हो जाता है अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों चेंज हो। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे फिर भी कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हुआ है। अब वेलोसिटी चेंज कितना हुआ है वो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा v से निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, जो कि क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है, मतलब यहाँ पे हम लोग vf के जगह v2 लिखेंगे, और v इनिशियल क्या था, v1 था। दोनों क्या है, v और v है, पर ये वेक्टर है, हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं कर देंगे कि v माइनस वी ज़ीरो, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम लोग इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग डिराइव किए अभी थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए पॉज करके। मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को ये निकालना है, डेल्टा v निकालना है, जहाँ पे v2 और v1 ये वेक्टर 1 है, वेक्टर 2 है। तो देख लेते हैं हम लोग v1 कैसे बनाएंगे। v1 है v मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, तो v1 कुछ इस तरह से बनेगा। तो v1 कुछ इस तरह से बनेगा ईस्ट की तरफ v, और v2 कुछ इस तरह से बनेगा नॉर्थ की तरफ, लाइक दिस। यह है v1 वेक्टर, यह है v2 वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से दोनों को टेल टू टेल मिला देंगे हम लोग। तो ये रहा v1, और v2 को इस तरह से टेल टू टेल मिला देंगे। ठीक है, टेल टू टेल मिला दिए दोनों वेक्टर को, v1 को और v2 को। अब v2 जिस डायरेक्शन में है, v2 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये वही रहेगा जैसा ये है, जैसा ये है वही रहेगा। बस v1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, मतलब हम लोग को एक्चुअली प्लस करना है ना, हम लोग लिख देंगे v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर। मतलब इस v1 वेक्टर को उल्टा कर देना इस तरफ, मतलब जैसे यहाँ पे है तो माइनस v1 किधर होगा, इस तरफ होगा, तो हम लोग लिख देंगे ऐसे माइनस v1, माइनस ऑफ v1 वेक्टर। बस हो गया। अब इस दोनों के बीच में हम लोग क्या निकाल देना, रिजल्टेंट। v2 और माइनस v1 के बीच में हम लोग क्या निकाल देना है, रिजल्टेंट निकाल देना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। उससे पहले आप लोग इतना पार्ट नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, ओके। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और हम लोग लगा देंगे r इक्वल्स टू क्या, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, इनिशियल वेक्टर v1 और v2 के बीच का एंगल, v1 और v2 के बीच का एंगल, जो कि फिर भी वही क्या है, 90 डिग्री ही है। अच्छा, a स्क्वायर
क्या होगा, v1 का स्क्वायर, और v1 का मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ v है। v1 का मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ v स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब v2 का स्क्वायर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड मतलब v स्क्वायर माइनस 2v कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। बचेगा क्या, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब 2v स्क्वायर, मतलब v बाहर √2 अंदर मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट हम लोग का था क्या, रिजल्टेंट था डेल्टा v, ये था रिजल्टेंट। तो डेल्टा वी हम लोग का कितना आ गया, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, हाउ मच, v√2 मीटर पर सेकेंड। किस तरफ, तो यहाँ से बीच से जाएगा ये दोनों का रिजल्टेंट, इस तरफ जाएगा। तो ये है हम लोग का नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। फर्स्ट वेक्टर था v1, तो v1 का मैग्नीट्यूड लिखना था तो सिर्फ v लिखे हैं, तो v का स्क्वायर। सेकेंड वेक्टर था v2, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या था, v था, तो हम लोग लिख दिए v स्क्वायर माइनस 2। a का मतलब v1 का मैग्नीट्यूड v, b मतलब v2, उसका मैग्नीट्यूड v2 मतलब v। कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 वैल्यू 0 होता है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, मतलब यहाँ पे v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बचेगा जो कि है 2v स्क्वायर, जहाँ पे ये v स्क्वायर जो है वो बाहर निकल गया और √2 अंदर बच गया। तो यही हो गया हम लोग का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ही मतलब हम लोग क्या है, डेल्टा v है। तो डेल्टा v क्या निकल गया, v√2। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि रिजल्टेंट इस दोनों के बीच में कहीं होगा। तो ये नॉर्थ, ये वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिख दिया है। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग और बना सकते हैं। मैं देता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। हो गया, ओके। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन जो कि सेम है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ दिया हुआ है कि एक मैन है, वो कार चला रहा है कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, किस तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट, एंड देन टू का शार्प टर्न टुवर्ड्स साउथ बोला है विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा, पर मैग्नीट्यूड दोनों में क्या है, सेम है, जो कि है 10। तो हम लोग डायरेक्टली चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं। हम लोग का क्या आया था, v√2। अगर चेंज होता है सिर्फ डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उस केस में हम लोग एक डिराइव कर लिए फॉर्मूला, क्या, v√2। मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड इसका चेंज इन वेलोसिटी होगा, बिना कुछ झंझट किए। कंपटीशन के लेवल में अगर बोले तो डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। पर अगर सॉल्व करने आए एग्जाम में सीबीएसई में, तब कैसे करेंगे, तो वही तरीका रहेगा हम लोग का। पहले v1 बना लेंगे, जो कि कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के तरफ। तो ये बन गया v1, 10 मीटर पर सेकेंड का है ये, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के तरफ, ये ईस्ट के तरफ। और एक v2 बना लेंगे जो कि होगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब सेम पर साउथ की तरफ, ऐसा साउथ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड साउथ। ये हो गया v2। अब दोनों को पहले टेल टू टेल ज्वाइन कर लेंगे, ये v1, ये v2, ये v1, ये v2, ये v1, ये v2। अभी डेल्टा v निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v2 माइनस v1, यही करेंगे। तो v2 तो सेम ही रहेगा, v1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये v2 तो v2 रहेगा और प्लस माइनस v1 करना पड़ता है। तो जैसे ही माइनस v1 करना पड़ेगा, ये सब वेक्टर्स होगा, आप लोग वेक्टर लगा लीजिएगा। तो माइनस v1 करेंगे तो इस साइड हम लोग को मोड़ना पड़ेगा इसको, मतलब ये हट के इधर आ जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस v1। अब इसके और इसके बीच में एंगल, मतलब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, तो कहीं बीच में होगा पैरेललोग्राम लगा के, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा होगा कि ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, दोनों के बीच से निकलेगा रिजल्टेंट, अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करें तब। तो वेक्टर v2 और वेक्टर v1 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू v1 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 10। तो हम लोग जस्ट फॉर्मूला लगा देंगे। मिटाते हैं हम क्वेश्चन को एक बार, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे तो अच्छा बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, r इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, यही करना था। ठीक है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे a और b क्या है, v1 और v2 है। तो अभी v1 का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर, v2 का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर, सॉरी 10 है ना दोनों का, यहाँ 10 स्क्वायर, यहाँ पे भी 10 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 90, क्योंकि यहाँ पे भी 90 ही है। तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये पार्ट पूरा 0। तो हम लोग के पास बचा क्या, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 आया।
देखते हैं। 100 प्लस 100 जो कि आ गया कितना 200, मतलब 2 इंटू 100 बोल सकते हैं क्या इसको, 200 को बोल सकते हैं 2 इंटू 100। 100 से 10 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा √2 मीटर पर सेकेंड। ईजी है, 10√2 यही हम लोग का आया था शॉर्टकट में भी, तो हम लोग डायरेक्टली एक लाइन में ही बता सकते थे। हम लोग बस याद क्या रखना है कि अगर दो वेलोसिटीज़ दो अलग अलग डायरेक्शन में हैं और दोनों अलग अलग जो डायरेक्शन हैं वो लोग के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और दोनों का स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड वो सेम है, तब हम लोग डायरेक्टली v√2 लगा सकते हैं, v√2। तो हम लोग का v था 10, √2 लगा दिए, काम हो गया। हम लोग टोटली बना के भी देख लिए, 10√2 आया। अभी देखते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ पे था ये वाला डायरेक्शन, v2 का डायरेक्शन क्या था साउथ, v1 पहले था ईस्ट, अभी जब जैसे ही -v1 कर दिए डायरेक्शन क्या हो गया वेस्ट, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली क्या होगा साउथ वेस्ट। तो डायरेक्शन यहाँ पे लिख देंगे क्या साउथ वेस्ट। समझ में आ गया होगा, ईजी है क्वेश्चंस। इस तरह क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लीजिएगा। मैं मिटा रहा हूँ इसको, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन की ओर, जो कि है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि इसमें हम लोग का डायरेक्शन नहीं मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। ये कुछ ऐसे ही दे देगा कि एक जैसे कि अ शिप मूविंग विद अ स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड। एक शिप है, ऐसे एक शिप है मान लीजिए, और वो किस तरफ जा रहा है नहीं पता। अरे मैं पानी इधर क्यों बना रहा हूँ। ये शिप है मान लीजिए, ये सिर्फ x मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, पर ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ईस्ट इधर ही ईस्ट है, नहीं बताया गया है। उसके बाद समझ लीजिए जा रहा है ऐसे, और उसके बाद कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। मान लिया ऐसा आ रहे हैं और उसके बाद डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसा आ रहा था फिर डिफ्लेक्ट कर गया। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपना एंगल बदल लिया, वो एंगल बदल लिया। तो कितना एंगल बदला, थीटा एंगल वो बदल लिया, पर स्पीड सेम रखा, x मीटर पर सेकेंड ही रखा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, पहले डायरेक्शन क्या था अभी डायरेक्शन क्या है कुछ नहीं पता। अ शिप मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड डिफ्लेक्ट्स बाय थीटा एंगल with same speed of x मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ शिप। एक शिप है जो कि जिसका स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, वो डिफ्लेक्ट कर जा रहा है किसी एंगल से, कितना एंगल से थीटा एंगल से, उसी स्पीड से सेम स्पीड से x मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ शिप। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए आप लोग हो सके तो इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, 10 मिनट्स 15 मिनट्स आधा घंटा जितना मन करे आप लोगों को ट्राई कीजिए। पर इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैं अभी लिख देता हूँ पहले, कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस मान लीजिए कॉस 2 थीटा है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ थीटा। अगर है 1 माइनस कॉस 4 थीटा तो हो जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। पैटर्न देख लीजिए, अगर 1 माइनस कॉस यहाँ पे जितना भी एंगल रहे 2 साइन स्क्वायर उसी एंगल का आधा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब इसी एंगल का आधा एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन स्क्वायर इसी एंगल का आधा, 2 थीटा का आधा कितना होता है थीटा। 1 माइनस कॉस 4 थीटा है यहाँ पे, तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा का आधा 2 थीटा लिखा हुआ है। समझ में आ गया पैटर्न। बस इसी फॉर्मूला के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। पॉज करके हो गया, पॉज कर लिए, ट्राई हो गया। चलिए देखिए अभी आंसर आप लोगों का मैच कर रहा है कि नहीं, आप लोग जो बनाए उसके साथ। आप लोग जेन्युइनली पॉज करके बना लीजिएगा, 10 मिनट 15 मिनट बाद ही इस वीडियो को प्ले कीजिएगा फिर से दोबारा, और उसके बाद देखिए आप लोग का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो v1 क्या है, v1 है x मीटर पर सेकेंड, पता नहीं किस डायरेक्शन में है, ठीक है। v2 क्या है, v2 है x मीटर पर सेकेंड, पता नहीं किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग v1 v2 को अलग अलग ले रहे हैं। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, r इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर मतलब v1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब v2 स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा मतलब माइनस 2 v1 v2 कॉस थीटा, यही होगा। अभी v1 कितना है,
V1 V1 स्क्वायर मतलब V1 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, और स्पीड है x, तो x स्क्वायर प्लस V2 भी x स्क्वायर माइनस 2x तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर से cos थीटा। थीटा ये एंगल है जो कि नहीं गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से पहले से एक 2x स्क्वायर है और cos थीटा भी है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, काम बन जाएगा। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके अगर लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हो गया, ओके। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को आप लोग देखिए, इसमें से हम लोग 2x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 1 और माइनस इसमें बचेगा cos थीटा। बस इसी चीज़ को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। देख लीजिए 2x स्क्वायर यहाँ पे बचा 1 माइनस इसमें ये तो बाहर निकल गया है, cos थीटा बच जाएगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, 2x स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या देखें कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हो जाएगा r इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ये 2 दो 2 है तो रूट से बाहर निकल के एक 2 बना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, एक x बाहर निकल गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो स्क्वायर है तो साइन थीटा बाई 2 बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा r, और r का मतलब ही क्या है, डेल्टा v। तो डेल्टा v कितना निकल गया, 2x साइन थीटा बाई 2। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक, एक फॉर्मूला भी बन गया यहाँ पे कि अगर कोई भी चीज़ डिफ्लेक्ट करे किसी भी एंगल पे और उसका स्पीड सेम रहे दोनों एंगल पे, दोनों डायरेक्शन में, तो डेल्टा v अगर निकालने बोले, चेंज इन वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी जो दिया हुआ है और कितना एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर वो दिया हुआ है वैल्यू, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। और अच्छी बात है, अगर आप लोग का आंसर मैच किया, अगर आंसर मैच किया तो नीचे कमेंट कीजिए येस, अगर नहीं किया तो लीजिए मतलब जेन्युइनली लिखिए नो। मिटाओ मैं इसको, ओके। ये है हम लोग का क्वेश्चन, उसी टाइप का है कि एक एरोप्लेन है, वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है और वो 60 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो डेल्टा वी निकालना है। तो हम डायरेक्टली लगा देंगे डेल्टा वी इक्वल्स टू 2x साइन थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला। लॉन्ग मेथड से भी आप लोग करना है तो आप लोग कर सकते हैं, सेम पिछले वाले जैसा, इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल किए उसी के जैसा बनाना है टोटली। हम लोग शॉर्टकट से बनाते हैं, 2x क्या है यहाँ पे, स्पीड था, तो स्पीड कितना है 5, तो 2 इंटू 5 लिख देंगे, इंटू साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 60 डिग्री बाई 2, तो हो जाएगा 2 5 10 इंटू साइन 60 डिग्री बाई 2 है मतलब साइन 30 डिग्री हो जाएगा, 2 30 जा 60, तो हो जाएगा 10 इंटू साइन 30 कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू हाफ, तो हो जाएगा हाफ, तो 2 5 जा 10 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ईजी है, ये बहुत ही ईजी है, फार्मूला बन गया तो ईजी है, अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो ईजी नहीं रहेगा, और अगर फार्मूला नहीं भी पता होगा, आप लोग अभी कॉन्सेप्ट पता है, आप लोग शुरू से निकाल सकते हैं कैसे करके निकालना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो दोस्तों आप लोग कभी क्या लगेज वाला ट्रॉली ऐसे खींचे हैं, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो वहाँ पे जब हम लोग इस तरह से इस डायरेक्शन में खींचते हैं किसी ट्रॉली को, तो वो ट्रॉली इधर बढ़ता है आगे, ट्रॉली को ऐसे खींचते हैं इस तरह से, तो ये जाता है कुछ इस तरह से, डायरेक्शन इसका जाने का रहता है इस तरफ, और थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ भी रहता है। अगर ये ट्रॉली को इस तरफ खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में और ये जा रहा है इधर, मतलब यही वाला फोर्स इधर बढ़ जा रहा है, और थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ है, मतलब इधर भी कुछ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन भी लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स, ये जो डायरेक्शन का फोर्स दिख रहा है आप लोग को, उसमें से ज़्यादातर फोर्स इस तरफ बढ़ जा रहा है और कुछ फोर्स इधर बढ़ जा रहा है। ये ट्रॉली ऐसे मूव नहीं कर रहा, इधर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स पूरी ख़त्म हो जा रहा है डायरेक्शन वाला, मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स इसमें और इसमें बढ़ जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो भी फोर्स ऑब्लिक फोर्स लगता है वो बट जाता है दो हिस्सों में, हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो इसी कंपोनेंट में बटने को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर बोलते हैं किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसका एक और नाम है क्या,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, या फिर रिजॉल्व करना भी बोलते हैं, बहुत नाम है, हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम से ही इस चीज़ को आगे समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वही वेक्टर का एक्स, एफ, यहाँ पे एफ लिए हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, कुछ भी वेक्टर। फोर्स वेक्टर से ट्रॉली का एग्जांपल बेस्ट था, इसलिए मैंने इसी एग्जांपल को प्रेफर किया। तो ये फोर्स हम लोग ट्रॉली में लगा रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ये आगे बढ़ पा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग एफ एक्स डायरेक्शन वाला, ये भी वेक्टर होगा। और एक ऊपर की ओर लगेगा जो कि बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वो होगा एफ वाई, ठीक है। और ये वाला फोर्स जो होगा इसका और इसका ही वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम, एफ एक्स प्लस एफ वाई नहीं, वेक्टर सम। तो एफ एक्चुअली यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ये वाला कुछ ऐसा बन रहा है, पैरेललोग्राम लॉ लगने वाला, कि ये एक वेक्टर एफ एक्स, ये एक वेक्टर एफ वाई, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा, एफ है। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, एफ है। मतलब एफ जो इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो एक्चुअली क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2fx fy कॉस 90 डिग्री। यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई के बीच में एंगल कितना है, कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90, कॉस 90 अगर है तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इस मैग्नीट्यूड का फोर्स इज इक्वल्स टू क्या, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अलावा कुछ और डिराइव कर चुके हैं हम लोग, कि अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है किसी भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, जो फोर्स लगता है वो दो कंपोनेंट में बढ़ता है, वो दो कंपोनेंट का अगर हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो ये रिजल्टेंट निकल जाएगा, यही रिजल्टेंट है। किससे निकल रहा है, वो पैरेललोग्राम से ही निकल रहा है। पर खैर इसका बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चाहिए जो कि है इस एफ एक्स और इस एफ वाई का वैल्यू चाहिए हम लोग को। तो चलिए समझते हैं, इस ट्रॉली का एग्जाम्पल के अलावा हम लोग डायरेक्टली इसको डिराइव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई कैसे निकाला जा सकता है। तो उससे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके आ जाइए और इस पे इसको नोट डाउन करते रहिए। इसको नोट डाउन कर दीजिए, पॉज करके एक बार, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, अभी देखिए क्या करना है। मान लीजिए एक वेक्टर है यहाँ पे ए, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से इसका एक कंपोनेंट आएगा ए एक्स, हम लोग इसको बोल देंगे, और इधर से कंपोनेंट जाएगा कुछ इस तरह से, इसको बोल देंगे ए वाई। ये वेक्टर ए था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ए एक्स और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ए वाई, ठीक है। इस सब का नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ओ, ये ए, ये बी, ये सी। अब हम लोग को ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए। अब ए के जगह पे यहाँ पे एफ भी हो सकता था, एफ एक्स एफ वाई, यहाँ पे वेलोसिटी भी हो सकता था, ये वी होता, ये वी एक्स, ये वी वाई। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता था, ये डी, ये डी एक्स, ये डी वाई, कुछ भी हो सकता था। मतलब हम लोग एक जनरलाइज्ड वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ए, ये ए है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई हो गया। अभी हम लोग का टारगेट क्या है, रेजोल्यूशन में निकालना क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये एंगल थीटा गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट रहेगा ए एक्स को निकालना। तो हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल का बात करते हैं, ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। तो अगर ए एक्स निकालना हो तो ये तो हम लोग को पता है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है कितना है, ए है, ए वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए वाई, मतलब ओ बी का लेंथ, ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ओ ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स। ए एक्स और किसका किसका मैग्नीट्यूड है, बी सी का भी है, देख लीजिए। ओ ए का जितना मैग्नीट्यूड होगा बी सी का भी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। साथ में ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी का ए वाई है, ए वाई। और किसका ए वाई है, ओ सी का ए वाई है। तो ओ सी ए बी का ए वाई है मैग्नीट्यूड, ओ ए बी सी का मैग्नीट्यूड ए एक्स है और ओ बी का मैग्नीट्यूड ए है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी का जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को ये निकालना है, बेस निकालना है। ये तो पता ही है, ये पता है, हाइपोटेनस भी पता है। तो हम लोग कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा कुछ क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या हो जाएगा, ओ ए, एच क्या हो जाएगा, ओ बी।
ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है देख लीजिए यहाँ से, ओ ए एक्स है तो ए एक्स। ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, ओ बी का मैग्नीट्यूड ए है, ओ बी का मैग्नीट्यूड ए। तो ए एक्स हम लोग का यहाँ से निकल गया, ए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ए ऊपर गया यहाँ से ए कॉस थीटा। मतलब देखिए ए गिवन रहेगा, जैसे फोर्स गिवन था कि हम लोग कितना फोर्स से इस ट्रॉली को खींच रहे थे, इस ट्रॉली को हम लोग खींच रहे थे ना, तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला फोर्स पता होगा, दिस फोर्स विल बी गिवन। इस एफ एक्स को निकालना रहता है और इस एफ वाई को निकालना रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये गिवन है, मतलब यहाँ पे ए भी गिवन होगा, हम लोग को ए एक्स और ए वाई निकालना होगा। तो ए एक्स हम लोग निकाल लिए कितने के बराबर, ए कॉस थीटा के बराबर, जो कि एंगल भी गिवन होता है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। खाली इतना याद रखिए कि किसी भी चीज़ का जिधर थीटा दिया हुआ है उधर का एक्स कॉम्पोनेंट ए एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉस थीटा, एक फॉर्मूला निकल गया। इसी चीज़ को हम लोग इस ट्रायंगल से निकालेंगे, मतलब इन ट्रायंगल ओ सी बी से निकालेंगे। तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल है कितना, तो ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम लोग ले लेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब आप लोग का क्वेश्चन रहेगा साइन क्यों ले रहे हैं, कॉस क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे भैया तो हम लोग निकालना क्या, हम लोग को ए एक्स निकालना है। तो ए एक्स मतलब इस ट्रायंगल में कौन है, बी सी है। बी सी मतलब इस एंगल के लिए बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, मतलब साइन एंगल का साइन लेना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का काम करना है, इसलिए साइन लेंगे। तो साइन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, लिख दिए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा साइन पी बाई एच कितना है, पी कितना है बी सी, और बी सी कितना है, बी सी है ए एक्स, तो लिख देंगे एक्स। हाइपोटेनियस कितना है ए, तो लिख दिए ए। तो इससे ए एक्स कितना आ जाएगा, ए साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कितना, ए कॉस थीटा। मतलब इस ट्रायंगल से भी हम लोग का सेम रिजल्ट मिला, ए कॉस थीटा, यहाँ पे भी ए कॉस थीटा। ठीक है, मिटाओ मैं इस चीज़ को, अभी निकालते हैं हम लोग ए वाई। अभी टारगेट क्या है, ए वाई निकालना, बस इतना ही था। ए एक्स कैसे निकालते हैं, तो ए एक्स हम लोग का निकल गया, अगर ये ए होगा, अगर ये ए होगा तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, वही निकल गया। ए एक्स कितना होगा, ए कॉस थीटा। अगर ये एफ होता तो एफ एक्स कितना होता, एफ कॉस थीटा। अगर ये वी होता तो वी एक्स कितना होता, वी कॉस थीटा। बस चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से एक बार, दोनों ट्रायंगल को लेके नोट डाउन कर लीजिए। पहले इसको कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको कर लीजिए। चलिए हो गया। अभी आते हैं हम लोग ए वाई निकालने। ए वाई में भी वही कहानी करेंगे, पहले इस ट्रायंगल से निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल से निकालेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें हम लोग को निकालना है ए वाई, मतलब ये वाला, मतलब परपेंडिकुलर का काम हो रहा है, मतलब साइन थीटा ले लेंगे। तो हो जाएगा पी बाई एच, पी कौन है, ए बी, एच कौन है, ओ बी, ए बी कितना है, ए वाई, ओ बी कितना है, ए। तो इससे ए वाई कितना निकल जाएगा, ये ए इधर चला जाएगा, ए साइन थीटा। तो ए वाई कितना आ गया, ए साइन थीटा। समझ में आ गया। इसी तरह से इन ट्रायंगल, जब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे ओ बी सी, ओ बी सी, तब क्या होगा, हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे। क्यों कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ए वाई निकालना है, तो ये होगा इस एंगल के लिए बेस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग को बेस का काम है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बी बाई एच, बी क्या है यहाँ पे, तो बी है ए वाई, मतलब ओ सी है, तो ए वाई लिख देंगे डायरेक्ट, ए वाई। एच क्या होगा, ए, फिर से ए वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो लिख लीजिए ए वाई इक्वल्स टू वट, ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो इससे ए वाई क्या निकल गया, ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा। तो ए वाई निकल गया दोनों एंगल से, ए वाई ए साइन थीटा, ए वाई यहाँ पे भी ए साइन थीटा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ए है तो इधर वाला वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई कितना निकल गया, ए साइन थीटा। अगर एफ होता तो एफ वाई कितना निकलता, एफ साइन थीटा। अगर वी होता तो क्या निकलता इधर वाला, वी साइन थीटा। इस तरह से निकल जाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी एक्स दिख जाए तो वहाँ पे एक्स हमेशा इसका कॉस थीटा ही होगा और ए वाई हमेशा साइन थीटा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखना होगा थीटा किधर गिवन है। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। देन इसको भी कर लीजिए। एंड यही था रेजोल्यूशन या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेरिवेशन।
इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। पर एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए शॉर्टकट के लिए कि जिधर का थीटा दिया हुआ है, जिधर थीटा गिवन है उधर का कंपोनेंट, उधर का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा, कॉस थीटा वाला होगा। जिधर का थीटा गिवन है, अगर देखिए इधर का थीटा दिया हुआ था तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। समझ में आया क्या? और जिधर, और उसका उल्टा वाला क्या होगा, उसका उल्टा वाला होगा साइन थीटा वाला, मतलब उसके 90 डिग्री वाला, या फिर बोल देंगे उसके परपेंडिकुलर वाला, एंड उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा होगा, उसी वेक्टर का साइन थीटा होगा। जैसे कि अगर यही क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता, दिख रहा है, यही क्वेश्चन में थीटा या ना ये ना दिया होगा, ये दिया होता, तो ये होता एफ, ये होता एफ एक्स, ये होता एफ वाई। तो एफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाता, थीटा ये गिवन है, यहाँ थीटा गिवन नहीं है, तो एफ वाई हो जाता कितना, एफ कॉस थीटा। एफ वाई कितना हो जाता है, एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इधर गिवन है, जिधर थीटा गिवन है उधर वाला कंपोनेंट कॉस वाला हो जाता है, जिधर थीटा गिवन है उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा हो जाता है। बस इतना से याद रखना है, जिधर थीटा गिवन है उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होता है, उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा होता है। मतलब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एफ साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही इजी चीज़ है। यहाँ पे अगर थीटा गिवन है तो हम लोग उसको यहाँ पे थीटा लेके हम लोग डेरिवेशन किए, अगर इस जगह पे थीटा लेकर डेरिवेशन करेंगे तो इसी तरह से उल्टा वैल्यूज़ आएगा। तो हम लोग इससे कंक्लूज़न ये निकाले हैं कि जिधर थीटा गिवन है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा, जिधर थीटा गिवन है उस तरफ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा, जिधर थीटा नहीं दिया हुआ है उस तरफ वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाला होगा। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको पॉज करके। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लेंगे, जैसे कि साइन 37, बहुत जगह रहता है साइन 37 का वैल्यू, साइन 37 इसका वैल्यू आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, 3/5, ठीक है। और कॉस 37 क्या होता है, 4/5, ये एक याद रखना है। दूसरा याद रखना है साइन 53 डिग्री इक्वल टू होता है 4/5, इसी का उल्टा, और कॉस 53 डिग्री इसका उल्टा होता है, क्या होता है, 3/5। साइन 37 डिग्री 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5, साइन 53 डिग्री, या फिर ऐसे याद रखिए आप लोग, बस इसको याद रखिए, खाली इसको याद रखिए। साइन 37 अगर है तो 3/5, क्योंकि 37 है तो छोटा ऊपर, 3/5 4/5 में कन्फ्यूज़न होगा, 3/5 की 4/5, तो 3 ऊपर छोटा है मतलब 37 डिग्री छोटा एंगल, बड़ा एंगल 53 डिग्री, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, नीचे हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। 37 छोटा एंगल तो 3/5 ऊपर छोटा रहेगा, मतलब 3 और 4 में छोटा वाला लेंगे, 3 वैल्यू लेंगे। 53 डिग्री 37 से बड़ा है तो 3 और 4 में से बड़ा वैल्यू लेंगे, कौन, 4। बस अभी साइन 37 जो भी रहेगा उसका उल्टा रहेगा यहाँ पे 4/5 कॉस 37, और साइन 53 मतलब कॉस 53 जो भी लेंगे इसका उल्टा लेंगे 3/5। उल्टा मतलब 4/5 और 3/5 उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, ट्रिक है इसमें, कुछ लॉजिक नहीं है। अच्छा, अब लॉजिक का बात करते हैं। लॉजिक कैसे है कि अगर एक ट्राइंगल है मान लीजिए 90 डिग्री वाला, और उसमें एक एंगल 37 डिग्री है, तो ऑब्वियस सा बात है कि दूसरा एक्यूट एंगल 53 होगा। 37 + 53 90, तभी ना होगा ये 90 90 90 तब 180 डिग्री। तो अगर इस तरह का ट्राइंगल है, एक 90 एक 53 एक 37, तो ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, मतलब इसका साइड का रेशियोज़ क्या होगा, 3 4 5, 3:4:5। तो 5 किसका होगा, 5 रेशियो किसका होगा, जो सबसे बड़ा वाला साइड है, और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है तो ये 5 हो जाएगा। अब 3 और 4 बचा, तो इसमें से ये क्या होगा आप लोग बताइए, 3 होगा कि 4। तो देखिए ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है, तो हम लोग नाम दे देते हैं ABC। तो ऑब्वियस सा बात है कि जो AC है वो छोटा होगा BC से। क्यों? क्योंकि AC का ऑपोजिट वाला एंगल छोटा है BC के ऑपोजिट वाले एंगल से, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली हो क्या रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 4 5। हो क्या रहा है कि जो 37 डिग्री है
वो छोटा है 53 डिग्री से। 37 का ऑपोजिट साइड कौन है? AC, इसलिए यहाँ पे इसके AC लिख दिए। लेस देन, तो लेस देन। 53 का ऑपोजिट साइड कौन है? BC, तो लिख दिए BC। समझ में आ गया? तो AC अगर छोटा है BC से तो 3 और 5 में से यहाँ पे AC में कौन आएगा? ऑब्वियसली 3 छोटा है 4 से, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। समझ में आ गया? ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इस ट्रायंगल का पिक्चर आप लोग अच्छा से याद रख लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर साइन 37 पूछा जाए तो 37 साइन 37 P/H 3/5 हो गया। कॉस 37 B/H 4/5 हो गया। साइन 53 P/H 4/5 हो गया। कॉस 53 B/H, इसके लिए B क्या होगा? ये H 3/5। तो किसी भी तरीक़ा से आप लोग याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर इससे आपको कन्फ्यूज़न वाला बीमारी है तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आता है, जिसमें कि इस एंगल्स का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग जल्दी। आप लोग इससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, तो मान लीजिए एक ब्लॉक है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं F, जो कि हम मान लीजिए 10 न्यूटन का। और इधर लग रहा है कुछ Fx, जो कि हम लोग को पता करना है कितना होगा। और इधर लग रहा है कुछ Fy, जो कि पता करना है कितना होगा। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। एंगल दिया हुआ कितना? 37 डिग्री। बोला है क्या? फाइंड Fx एंड Fy। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एंगल किधर दिया हुआ है? इधर दिया हुआ है। तो जिधर थीटा दिया होता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होता है। मतलब Fx ही यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा वाला। किसका? F कॉस थीटा। समझ में आया? क्योंकि x वाला में ही एंगल दिया हुआ है, तो हो जाएगा Fx इक्वल्स टू F कितना है? 10 न्यूटन। तो 10 इंटू कॉस कितना? 37 डिग्री। कॉस 37 Fx इक्वल्स टू 10 इंटू कॉस 37 का वैल्यू कितना था? तो कॉस 37 हम लोग जल्दी से एक बार बना लेंगे। हम लोग को तो वैसे याद है कॉस 37 कितना होता है? 4/5। पर फिर भी एक बार देख लीजिए, ये 37 था, ये 53, तो ये 90, तो ये 5 था। 37 छोटा है तो इधर वाला 3, इधर वाला 4। कॉस 37 B/H मतलब 4/5, तो 4/5। ठीक है, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, मतलब 8 न्यूटन। मतलब Fx कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। ठीक है, उसी तरह से Fy निकालते हैं। Fy कितना हो जाएगा? Fy हो जाएगा 10 इंटू, मतलब F साइन थीटा हो जाएगा। F साइन थीटा मतलब 10 इंटू साइन 37। उसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा 10 इंटू साइन 37 कितना? साइन 37 P/H 3/5 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 न्यूटन। मतलब Fy कितना आ गया? 6 न्यूटन। यहाँ पे Fy कितना आ गया? 6 न्यूटन। ईजी है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी जल्दी से। इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग बना लीजिएगा, और ज़्यादा लेवल बढ़ाते चलेंगे हम लोग। जल्दी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हो गया? ओके, मान लीजिए वो ट्रॉली वाला क्वेश्चन ही लेते हैं अब, कि एक ट्रॉली है इस तरह से, इसमें फोर्स लग रहा है मान लीजिए 20 न्यूटन का। कितना यहाँ Fx होगा, इधर इतना कितना Fy होगा, ये पता करना है। और एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वर्टिकल से 60 डिग्री है। वर्टिकल से 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। समझ में आया क्या? ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अभी हम लोग को Fx और Fy निकालना है। फाइंड Fx एंड Fy, ये निकालना है कितना होगा। तो देखिए, जिधर एंगल दिया हुआ रहता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होता है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रटा जाए अच्छा से। जिधर थीटा दिया हुआ होता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होता है। मतलब Fy कॉस थीटा वाला हो जाएगा। मतलब Fy इक्वल्स टू कितना होगा? F कॉस थीटा। समझ में आया? जरूरी नहीं कि x होगा तभी कॉस थीटा होगा, कुछ भी हो सकता है। थीटा देखना है किधर है। जिधर थीटा उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला, जिधर थीटा नहीं गिवन है उधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाला। दैट्स इट। तो Fy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? F कितना है? 20 न्यूटन। 20 कॉस थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो हो जाएगा 20 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ। 2 10 जा 20। Fy कितना आ गया? 10 न्यूटन
एक आंसर मिल गया, दिखा नहीं क्या, एफ वाई इक्वल्स टू 10 न्यूटन। दूसरा निकालते हैं एफ एक्स। तो अगर एफ वाई एफ कॉस थीटा है तो एफ एक्स ऑब्वियसली कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो एफ कितना है यहाँ पे 20 साइन 60 डिग्री, तो 20 इंटू √3/2, 2 10 जा 20 तो हो जाएगा 10√3 न्यूटन। ये आ गया एफ एक्स। दैट्स इट। समझ में आ गया होगा, होप, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, नहीं आया मैं फिर से बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा। पर ये इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से वीडियो को देखिए अगर समझ में नहीं आता है। और बाकी वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जाके देख के आइए। और अगर आप लोग देख चुके हैं फिर भी जाके रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा वेक्टर का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिटाऊँ मैं इसको, हो गया, ओके। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं उससे पहले एक चीज़ देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक वॉल है, सीलिंग है, इससे एक रस्सी बना हुआ है, इस तरह से रोप बना हुआ है, और यहाँ से एक लटका दिया हम कुछ मास लटका हुआ है। तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, mg लगेगा, या फिर कुछ फोर्स हम लोग खींच रहे हैं इसको। तो खींच रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो रोप दिख रहा है आपको, इस रोप में एक तनाव जनरेट होगा, तनाव मतलब खिंचाव जनरेट होगा। ये चाहेगा कि ये अपने आप अपना लेंथ को ना बढ़ने दे, तो इसमें एक तनाव जनरेट होगा। उस तनाव को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। टेंशन भी एक काइंड ऑफ क्या है, फोर्स है, काइंड ऑफ फोर्स या फिर टाइप ऑफ फोर्स। क्या फोर्स, कैसा फोर्स, ऐसा फोर्स जो अपना जो रस्सी में लगता हो या फिर किसी चीज़ में लगता हो जिस पे खिंचाव आ रहा हो। मतलब किसी चीज़ को भी खींचेंगे, जैसे इस मार्कर को हम ऐसे खींच रहे हैं दोनों साइड से ऊपर, इस हाथ से ऊपर खींच रहे हैं, इस हाथ से नीचे ऐसे खींच रहे हैं, पर ये खींच नहीं रहा है। मतलब ये है मार्कर, इसको ऊपर से हम ऐसे खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और नीचे से भी ऐसा खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है, जो कि इस फोर्स का F1 का इधर एक टेंशन T1 होगा, ऑपोजिट होगा, जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके ऑपोजिट। मतलब इसको हम इस तरह से खींच रहे हैं, तो ये चाह रहा है कि नहीं खींचने देंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे, लेंथ बढ़ने नहीं देंगे। मतलब कुछ इस तरह से देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे कोई चीज़ है, हम लोग फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, तो टेंशन किधर होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ। मतलब ये टेंशन का फोर्स क्या होता है, एक अंदरूनी फोर्स होता है जो चाहता है कि मैं अपना लेंथ नहीं बढ़ने दूंगा वाला फोर्स को हम लोग टेंशन बोलते हैं। तो इसको खींच रहे हैं हम लोग, तो ये खींचा जाना चाहिए पर नहीं खींचा रहा है। इसका मतलब अंदर इसका कोई फोर्स है जो इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। ठीक है, इसलिए ये जैसा लेंथ का है उसी लेंथ का रह जा रहा है। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन। और इसको डिनोट करते हैं किससे, टी से। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अभी के लिए बस इतना जानकर देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इसको नहीं भी नोट कीजिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोट करना है तो आप लोग पॉज करके पीछे जाके नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि यहाँ पे एक दीवार है मान लीजिए, और यहाँ पे भी एक दीवार है, वाल, दीवाल, कुछ भी बोलिए। और यहाँ से एक रस्सी टंगा हुआ था, इस तरह से एक रस्सी टंगा हुआ था। एक आदमी क्या किया, यहाँ से एक रस्सी बांध के, फिर से एक रस्सी बांध के एक ब्लॉक लटका दिया, और इस ब्लॉक का मास दे दिया है कुछ कितना, 60 kg मान लीजिए, 60 kg। तो जैसे ही ब्लॉक लटकाया तो ये ब्लॉक के वजन के कारण ये जो रस्सी दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, है कि नहीं, और रस्सी यहाँ पे आ जाएगा। पहले कहाँ था, यहाँ पे था, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, रस्सी खींच के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और बोल दिया है कि कितना एंगल पे ये खींच रहा है, मतलब कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इधर बना रहा है कुछ मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 60 डिग्री बना रहा है इधर, और इधर बना रहा है 30 डिग्री। एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, मिडिल में होता तो 45 बनाता, पर कहीं बीच में है, तो इधर 60 बना रहा है, इधर 30 बना रहा है। ठीक है, तो अभी पता करना है, जैसे ही यहाँ पे खींच रहा है तो यहाँ पे एक टेंशन लगेगा T1, यहाँ पे एक टेंशन लगेगा T2, खिंचाव महसूस होगा इस वायर, उस तार को, इस रस्सी को। तो निकालना है ये T1 कितना होगा और ये T2 कितना होगा, ये निकालना है। दिया हुआ क्या है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है कितना, 60 kg, बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। इससे हम लोग को निकालना है T1 कितना होगा, T2 कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, देखिए बन रहा है कि नहीं। पॉज कीजिए वीडियो को और थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा देर देखिए बन रहा है कि नहीं। ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, मैक्सिमम हाफ एन आवर टाइम लीजिए और देखिए, ट्राई कीजिए बनाने का। अगर बन जाता तो ठीक है, उसके बाद चेक करने आइए आप लोग का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, T1 और T2 कितना आ रहा है। हो गया, ट्राई कर लिया आप लोग। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
तो यहाँ पे ये मास दिया हुआ है इस ब्लॉक का 60 kg, तो नीचे फोर्स कुछ लग रहा होगा, कितना फोर्स, तो इसका वेट लग रहा होगा, वेट। अब वेट इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। तो अगर mg होगा वेट, तो मास कितना दिया हुआ है 60, और g का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 10 लेते हैं, आप लोग 9.8 लेके भी बना सकते हैं। तो 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 600 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो T1 है इस तरफ, इधर एक कंपोनेंट, इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका T1 इसका इधर है, इस तरफ T1 लग रहा है, ये बढ़ जाएगा एक बार T1 इस तरफ और एक बार T1 इस तरफ, इसको बोलेंगे T1x, इसको बोलेंगे T1y। ये जो T1 था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में बढ़ गया, क्योंकि एक फोर्स है, T1 इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि बढ़ जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो ये हो गया T1x, ये हो गया T1y। सिमिलरली ये T2 है, तो इधर हो जाएगा T2x, और इस तरफ सेम डायरेक्शन में T2y भी हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये जो 600 न्यूटन दिख रहा है, ये T1y और T2y के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कैसे? क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ तक आके ये रुक गया है, इसका मतलब ये यहाँ पे आके ये बैलेंस हो चुका है, ये ऊपर नीचे ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब ऊपर वाला टोटल फोर्स और नीचे वाला टोटल फोर्स दोनों क्या है, बैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस्ड है तो इस दोनों फोर्स का सम जो कि कितना होगा, देख लेते हैं, चलिए। T1y प्लस T2y, ये दोनों मिलकर कितने के बराबर होगा, 600 के बराबर दिख रहा है। T1y प्लस T2y, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों का प्लस मिला के 600 न्यूटन के बराबर होगा। तो वही लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग अगर y को, ये y मतलब इस इंटू में नहीं है, ऐसे है, इस तरह से है, इस तरह से है। T1y प्लस T2y कितना होगा, 600 न्यूटन। अभी इतना चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इस सब चीज़ को, हम लोग खाली पता चल गया कि नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 600। अभी देख लीजिए T1x कितना होगा, तो थीटा जिधर गिवन है उधर वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस वाला होता है। तो T1x हो जाएगा T1 cos 60 के बराबर, जो कि कितना होगा, T1 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो हो जाएगा हाफ। तो T1 इंटू हाफ कितना होगा, T1/2, T1/2। तो T1x कितना आ गया, T1/2 लिख लेते हैं कहीं साइड में, T1x इक्वल्स टू T1/2। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं, हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे उसका। उसी तरह से T1y कितना होगा, तो T1y इक्वल्स टू हो जाएगा T1 sin 60, क्योंकि T1 का नॉट गिवन वाला एंगल 60 डिग्री वाला ही है। जब T2 का बात करेंगे 30-30 लेंगे दोनों साइड, T1 का बात कर रहे हैं तो 60 और 60 लेंगे। T1x ले लिए, T1 cos 60, T1y ऑब्वियसली क्या होगा, T1 sin 60। तो T1 sin 60 का वैल्यू √3/2, T1 √3/2। तो T1y का वैल्यू कितना आ गया, T1 √3/2 लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, T1y इक्वल्स टू T1 √3/2। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं फिर से हम लोग। सिमिलरली करके हम लोग T1x और T1y निकालेंगे, उसी तरह से T2x निकालेंगे। T2x कितना हो जाएगा, T2 cos 30 अभी हो जाएगा, क्योंकि T2 ये है, गिवन 30 डिग्री है, इधर थीटा दिया हुआ है, उधर cos थीटा, तो cos कितना है 30 डिग्री, तो हो जाएगा T2 cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा T2x इक्वल्स टू T2 √3/2। तो लिख लेते हैं T2x इक्वल्स टू T2 √3/2। ठीक है, सिमिलरली T2y निकालते हैं, T2y इक्वल्स टू T2 साइन थीटा नहीं दिया हुआ है उधर, साइन 30, तो हो जाएगा T2 साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ, तो इंटू हाफ कर देंगे तो हो जाएगा T2/2, T2/2। तो T2y कितना आ गया, T2/2, तो लिख देते हैं यहाँ पे T2y इक्वल्स टू T2/2। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है वीडियो को बार बार प्ले कीजिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका तो बहुत रेयर है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ध्यान हल्का सा भी इधर उधर होगा तो आप लोग पूरी कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, क्योंकि सब एक ही जैसा T1x, T2x, T2 √3/2 सब एक ही जैसा लग रहा है, तो कन्फ्यूज़न होने का चांस
ज़्यादा बढ़ सकता है? तो आप लोग आराम आराम से देखिए, मैं थोड़ा सा आराम आराम से बोलने का कोशिश करता हूँ। T2y इक्वल्स टू T2 साइन थीटा, तो T2 इंटू हाफ, तो T2/2 हो गया। समझ में आ गया इतना? अभी देख लेते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। इस तरफ जो भी दिया हुआ है, T1y प्लस T2y इक्वल्स टू 600 था। तो T1y कितना है? T1y का वैल्यू खोजते हैं यहाँ से। T1y का वैल्यू यहाँ पे है T1√3/2। तो लिख देते हैं T1y के जगह पे T1√3/2 प्लस T2y है। T2y कितना है? यहाँ से T2y का वैल्यू देखिए, T2/2 T2/2 इक्वल्स टू क्या होगा? 600। यहाँ से 2 और 2 क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। करते हैं सॉल्व इसको। 2 LCM यहाँ पे आ जाएगा T1√3 प्लस T2 इक्वल्स टू 600। तो इससे हम लोग कह सकते हैं क्या कि T1√3 प्लस T2 इक्वल्स टू 600 इंटू 2। T1√3 दिख रहा है प्लस T2 इक्वल्स टू 600 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा क्या? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1200। T1√3 प्लस T2 इक्वल्स टू 1200। इस चीज़ को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार। मैं डायरेक्टली खाली इस लाइन को लिख दूंगा। ठीक है, हो गया? ओके। तो हम लोग के पास क्या आ गया इक्वेशन? T1√3 प्लस T2 इक्वल्स टू 1200, ये इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अभी देखते हैं, ये और 600 वाला हम लोग काम कर लिए। अभी इसको और इसको देखते हैं कि ये जो भी होगा इसके इक्वल होगा। मतलब T1x जो होगा वो T2x के इक्वल होगा। T1x कितना है? तो खोजिए यहाँ से, T1x किधर था? T1x कितना है? T1√2, T1/√2। तो यहाँ पे लिख देंगे T1/√2। सॉरी, √2 नहीं है, T1/2 है सिर्फ, तो T1/2 लिखेंगे। T1/2, T1x कितना है? T1/2। और इक्वल्स टू T2x कितना है? T2x है T2√3/2। T2x कितना है? T2√3/2। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा T1 इक्वल्स टू T2√3, इक्वेशन 2। T1 इक्वल्स टू क्या आ गया? T1 इक्वल्स टू T2√3। अब इस T1 का वैल्यू T2√3 जो है इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम लोग। तो क्या क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। T1 इक्वल्स टू क्या आ गया? T2√3। तो T1 के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे T2√3, और एक √3 पहले से था तो यहाँ पे एक और √3 प्लस T2 इक्वल्स टू 1200। ठीक है, अब T2 इंटू √3 और √3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। मतलब 3T2 प्लस T2 इक्वल्स टू 1200 होगा। 3T2 प्लस T2 क्या हो जाएगा? 4T2 इक्वल्स टू 1200। तो T2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाई 4। 1200 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से 4 3 ज़ा 12 और 0 0 कितना आ जाएगा? 300 न्यूटन। समझ में आ गया? मतलब मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। मतलब T2 कितना आ गया? T2 हम लोग कितना आ गया? 300 न्यूटन। एक आंसर मिला। T2 कितना आ गया? 300 न्यूटन, एक आंसर मिल गया। अब इस T2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। T2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो T1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? T2√3 था कितना देख लेते हैं। T1 इक्वल्स टू T2√3, T1 इक्वल्स टू T2√3। T2 कितना है? 300, तो 300√3 न्यूटन। मतलब T1 कितना आ गया? 300√3 न्यूटन, ये आंसर। मतलब 2 हम लोग का आंसर आ गया। आप लोग नोट करते, अगर नोट कर रहे थे तब ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। एक बार फिर से प्ले कीजिए वीडियो को, समझिए अच्छा से, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट हूँ। फिर से एक बार प्ले कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से, क्योंकि ज़रूरी है ये। एक बार फिर से प्ले कीजिए और थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। प्लेबैक स्पीड एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन में जाइए, 0.75x कर लीजिए और थोड़ा सा स्लोअर सुनिए। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? T1 इक्वल्स टू 300√3 न्यूटन
और T2 इक्वल्स टू 300 न्यूटन। ये दोनों हम लोग का आंसर है। दैट्स इट। तो इसी यही था हम लोग का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हर एक चीज़ डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। धन्यवाद, बाय।